कौन सी ऐसी जहाँ है जहाँ जलवा ए मासूक नहीं, शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। वेलकम टू श्योर 60 गुरुकुल। श्योर 60 गुरुकुल के इस एक नए इनिशिएटिव में आपका स्वागत है, जहाँ पे आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द इंग्लिश एडिटोरियल का डिस्कशन सेशन, जहाँ आपको डेली एक एडिटोरियल का डिस्कशन होगा। उसमें आए हुए तमाम जो इम्पोर्टेंट्स वोकैब्स हैं उनको हम देखेंगे। एडिटोरियल के बेस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम करेंगे, ताकि जिससे पता चले कि आपको एडिटोरियल कितना समझ में आया। ये जो है सेशंस आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपकी इंग्लिश को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए, क्योंकि जिस दिन आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंड करने आ गया, उसी दिन आपको मानना चाहिए कि आपको इंग्लिश आ गई। आप ग्रामर का रूल रटते रहिए। आप जब तक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश में नहीं डेवलप करेंगे, तब तक आपका स्कोर कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। आप बिना अंडरस्टैंडिंग के इंग्लिश को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपका स्कोर हमेशा फ्लक्चुएट करता रहेगा। आप तुक्के के सहारे जीवन को नहीं जी सकते। इसलिए गुरुकुल ने सोचा कि आप लोगों के लिए, ये हमारे गुरुकुल में पहले से ही एडिटोरियल डिस्कशंस होता आ रहा है, ऑनलाइन नहीं था, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन डेली आपसे एक एडिटोरियल का डिस्कशन किया जाए, जो हम यहाँ गुरुकुल में प्रोवाइड कराते हैं सीट्स डेली एडिटोरियल की और उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आज का ये सेशंस, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे वोकैब के साथ। जो भी इम्पोर्टेंट वोकैब है जो इस आर्टिकल में हम देखेंगे, उससे हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो एक बार आप नज़र दौड़ाइए इन सारे वोकैब पे और सोचिए कि कितनी वोकैब्स इनमें से आपको पता है। सबसे पहले जो वर्ड है फॉल आउट, दूसरा वेस्टिंग, तीसरा ऑटोनॉमी, चौथा है क्यूरेटिव, फिर कंपेल, क्वैक्स, स्टाउटली, लिबरेजिंग, इनिमिकल, गेस्टेशन। तो एक एक करके सारे वर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है दुष्परिणाम या नतीजा। द एडवर्स रिजल्ट ऑफ ए सिचुएशंस और एक्शंस इज कॉल्ड फॉल आउट। सिनोनिम्स की अगर हम बात करते हैं, रिपरकशंस है, कॉन्सिक्वेंसेस है, आफ्टरमाथ है। ये फॉल आउट के क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। फॉल आउट का कैसे यूज हुआ है इस आर्टिकल में, सेम एग्जाम्पल आर्टिकल से उठा के आपको दिया है, हम आर्टिकल को समझते टाइम इसको देखेंगे। ठीक है। एक और फॉल आउट का जो मीनिंग होता है, सिनोनिम्स कह सकते हैं रेमिफिकेशंस। रेमिफिकेशन अच्छा वर्ड है, इसका भी मतलब होता है परिणाम किसी चीज का। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेस्टिंग। वेस्टिंग का अर्थ होता है सौंपना या निहित करना। कन्फर्मिंग और बेस्टोइंग पावर, अथॉरिटी, प्रॉपर्टी ऑन समवन। तो किसी को आप अथॉरिटी देते हो, किसी चीज की पावर देते हो, उसको बोलते हैं वेस्टिंग। इसका सिनोनिम्स की बात करें, इंटरेस्टिंग, ग्रांटिंग, इंडोइंग और बेस्टोइंग। अगला जो हमारा वर्ड है इसी आर्टिकल का है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्तता। द राइट और कंडीशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। ठीक है। तो किसी भी बिना बाहरी दबाव के अगर आप निर्णय करने हैं तो आप क्या हैं? ऑटोनोमस है। ठीक है। तो इंडिपेंडेंस, सेल्फ रूल, फ्रीडम, सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है। अगला हम बात करते हैं, जो आर्टिकल में वर्ड यूज होगा क्यूरेटिव। क्यूरेटिव पे आप ध्यान रखेंगे, क्यूरेटिव का मतलब होता है किसी भी चीज का रोग निवारक, या हम किसी चीज का सॉल्व करने के लिए जो उपाय लेते हैं, कोई समस्या आई उसके लिए सॉल्व करने के लिए जो हम डिसीजंस लेते हैं, उपाय लेते हैं, उसको बोलते हैं क्योर। क्योर करना, इलाज करना उसका। ठीक है। वहीं से बना है क्यूरेटिव। इसका मीनिंग होता है एबल टू क्योर समथिंग। देखो आ गया ना, एबल टू क्योर समथिंग इन लॉ, रिलेटिंग टू पिटिशंस, इंटेंडेड टू करेक्ट और ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। इसका सिनोनिम्स की बात करें, हीलिंग है, रेमेडियल है, करेक्टिव है, थेरेपेटिक है। अगला जो हमारा वर्ड आर्टिकल में यूज होगा उसको आप देख लीजिए एक बार। कंपेल है। कंपेल का मतलब होता है किसी को मजबूर करना किसी चीज के लिए। फोर्स और ऑब्लाइज समथिंग टू डू समथिंग। ठीक है। सिनोनिम्स फोर्स है, कोर्स है, ऑब्लाइज है, प्रेस है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वैक्स। क्वैक्स का मतलब होता है झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप डॉक्टर को हम बोलते हैं क्वैक्स। ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली क्लेम्स द हैव स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स टिपिकली इन मेडिसिन इज कॉल्ड क्वैक्स। ठीक है। चार्टन, चार्टल का मतलब ही होता है पाखंडी। फ्रॉड हो गया, इम्पोस्टर हो गया, फेक हो गया, इसका सिनोनिम्स लिख सकते हैं।
ठीक है, तो देखेंगे क्वेक्स का कैसे आर्टिकल में यूज हुआ है, एग्जाम्पल जो है आर्टिकल से उठा के दिए हैं। ठीक है, अगला वर्ड है स्टाउटली। स्टाउटली का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक यानी मजबूती से, एडवर्ब है। विथ करेज एंड डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड स्टाउटली। इन स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी मैनर, रिजोल्यूटली, फर्मली, स्ट्रांगली, डिटर्मिनेट, ये इसके क्या है सिनोनिम्स है। अगला होता है लिवरेजिंग। लिवरेजिंग का मतलब होता है लाभ उठाना, किसी चीज का उपयोग करना। यूजिंग समथिंग टू मैक्सिमाइज एडवांटेज, सिनोनिम्स इसके हो गए यूटिलाइज, कैपिटलाइजेशन, एक्सप्लोट, एक्सप्लॉइटिंग। ठीक है, अगला है इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब होता है हानिकारक, खतरनाक किसी चीज। ट्रेंडिंग टू ऑब्स्ट्रक्ट और हार्म, अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल। इसके सिनोनिम्स की बात करें हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, हॉस्टाइल और इंजूरियस। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड यूज होगा आर्टिकल में वो है गेस्टेशंस। गेस्टेशंस का मतलब होता है गर्भावस्था, यानी वो टाइम पीरियड जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद का टाइम पीरियड होता है, उसको बोलते हैं गेस्टेशन। ठीक है, प्रेगनेंसी, इंक्यूबेशन, डेवलपमेंट, फॉर्मेशन, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आर्टिकल में यूज होंगे, जिनको हम देखेंगे आगे चल के आर्टिकल में। तो जो आज का हमारा आर्टिकल है, आपको कुछ उसकी थीम बता दे क्या है। बोल रहा है कि डॉक्टर्स डिसाइड्स। ठीक है, इसका ये जो मेन हेडिंग दिया है आर्टिकल में, डॉक्टर डिसाइड, डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो एक सुप्रीम कोर्ट के पास केस जाता है जहां पे एक 15 साल की लड़की के साथ रेप होता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसकी प्रेगनेंसी जो है 30 वीक के ऊपर हो गई होती है। इस वजह से एम्स के डॉक्टर बोलते हैं कि अगर इसका अबॉर्शन कराया जाएगा तो हो सकता है कि इसके हेल्थ पे नकारात्मक प्रभाव आए, नेगेटिव इम्पैक्ट आए, और हो सकता है इसके लिए खतरा भी हो जीवन के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये होता है कि नहीं, ये इस हालात में नहीं है, इसका खुद की इच्छा नहीं थी, इसके साथ रेप हुआ है, इसलिए इसको जो रूल है इंडिया का कि हम 24 वीक्स से ज़्यादा की प्रेगनेंसी को एबॉर्शन नहीं करने देंगे, उसको क्या किया जाए, खारिज किया जाए स्पेशल केस में, क्योंकि यहाँ पे रेप का केस है। तो रेप का केस है और इंडिया का लॉ कहता है कि 24 वीक्स के ऊपर अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है तो उसको आप एबॉर्ट नहीं करा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहा कि ये एक स्पेशल केस है जहाँ पे वो खुद अपनी इच्छा से प्रेग्नेंट नहीं हुई, बल्कि उसके साथ गलत काम हुआ, रेप हुआ, इस वजह से हुआ है, तो इसको खारिज किया जाए, इस रूल को नहीं, इस केस में नहीं लागू किया जाए। तो इन्हीं डिलेमा को दिखाया है कि डॉक्टर का अपना एक तर्क है और सुप्रीम कोर्ट का एक अपना आर्गुमेंट है। इन दोनों के बीच क्या सही है क्या गलत है, इस आर्टिकल में हम इसको डिकोड करेंगे और विचार करेंगे। बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। इसके बाद आप एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कितना समझ में आया ये आपको आर्टिकल। चलते हैं पैसेज की तरफ। पैसेज क्या कह रहा है कि डिसीजंस टू गो फॉर एबॉर्शंस मस्ट बी गाइडेड बाय साउंड मेडिकल एडवाइस। अब देखो बोल रहा है कि साउंड, अब देखो साउंड का मतलब तो वैसे होता है ध्वनि, लेकिन यहाँ पे साउंड का अर्थ ध्वनि वाला नहीं है। साउंड, साउंड का यहाँ पे जो यूज हुआ है, अभी देखो साउंड का यहाँ पे मजबूत, स्ट्रॉन्ग के सेंस में यूज हुआ है। डिसीजंस टू गो फॉर एबॉर्शंस, डिसीजंस यानी निर्णय क्या करने का, एबॉर्शन कराने का, मस्ट बी गाइडेड बाय साउंड मेडिकल एडवाइस। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर है ये। तो बोल रहा है कि ये जो एबॉर्शन कराने का जो डिसीजन है वो एक साउंड मेडिकल एडवाइस यानी अच्छे स्ट्रॉन्ग मेडिकल एडवाइस के बेस पे होना चाहिए। ये पहली लाइन है इस आर्टिकल की। अगला देखते हैं, विथ फ्रीडम कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो इसको उल्टा लिखते हैं, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स विथ फ्रीडम्स, इसको उल्टा लिख दिया है। तो विथ फ्रीडम कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी स्वतंत्रता के साथ, फ्रीडम के साथ हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी आती है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि हम इलॉजिकल हो जाएं और इलॉजिकल रूप से कोई डिसीजन लें। देखो तो इसलिए आगे की लाइन कह रहा है कि डिसीजंस मेड एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी फ्रीडम मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाय द रीजनेबल अवेयरनेस ऑफ द फॉल आउट। क्या बोल रहा है कि विथ फ्रीडम कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम के साथ साथ हमारे ऊपर जिम्मेदारी आती है। किस तरह की जिम्मेदारी, कि उस फ्रीडम का उपयोग करके हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है, वो इन्फॉर्म्ड बाय होने चाहिए, जांचे जाने चाहिए रीजनेबल अवेयरनेस के आधार पे कि उसका दुष्परिणाम क्या निकल सकता है। फॉल आउट का मतलब होता है दुष्परिणाम, अभी फॉल आउट देखे थे, तो उसका रिजल्ट क्या आ सकता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आ सकता है,
इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ इसको समझाने के लिए लाइन को, कि हमें फ्रीडम मिल गई है कि हम कार को चला सकते हैं रोड पे, हमें ये फ्रीडम मिल गई है। अब हम इस फ्रीडम को क्या करें कि हम तो फ्री हैं कार चलाने के लिए, अब हम एक कार को एक रेकलेस होकर चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, और जो भी मिला रास्ते पे उसको ठोक दिए और बोल रहे हैं कि हमको तो फ्रीडम मिली है। नहीं, तुम्हें फ्रीडम जो दिया गया उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उस उसको ध्यान में रख के तुम्हें उस कार को चलाना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हें जो फ्रीडम मिला उसके साथ साथ तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी भी है कि सेफ्टी के साथ कार चलाओ। ठीक है, तो ये पूरी लाइन का मतलब यही है। आगे बढ़ते हैं इस आर्टिकल में। अगला आर्टिकल में लाइन है, इन सीमिंगली वेस्टिंग रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी विथ द वुमेन द सुप्रीम कोर्ट माइट हैव एज्ड आउट द इसेंशियल रोल ऑफ ए क्लिनिकल रिव्यू ऑफ द सिचुएशन। क्या बोल रहा है, इन सिमिंगली, स्पष्ट तौर पे, सिमिंगली का मतलब होता है स्पष्ट तौर पे, वेस्टिंग रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, यानी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी का मतलब यहाँ पे है कि बच्चा पैदा करना है या नहीं करना है, इसका जो हम अधिकार सौंप रहे हैं, वेस्टिंग मतलब अधिकार देना, विथ द वुमेन, वुमेन को, द सुप्रीम कोर्ट मतलब ये उसके ऊपर छोड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट कि तुम्हें बच्चा करना ही करना है, मना करियो तो ठीक है नहीं करना है। द सुप्रीम कोर्ट अब उसको तो न्याय दे रहा है लेकिन एज आउट कर रहा है, दरकिनार कर रहा है किसको, इसेंशियल्स रोल ऑफ क्लिनिकल रिव्यू, यानी मेडिकल का वहां पे जो रोल है, जो डॉक्टर सजेशंस दे रहे हैं कि नहीं इसके लिए ये खतरनाक सिद्ध हो सकता है, उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, दरकिनार कर रहा है। तो इस डिसीजन के माध्यम से जो मेडिकल की जो भूमिका है, डॉक्टर की जो भूमिका है वो दरकिनार हो रही है। ये आर्टिकल इस लाइन के माध्यम से समझाना चाह रहा है। आगे बात करते हैं। द कोर्ट asked the union government to amend the abortion law to remove the time limit on the medical terminations of unwanted pregnancies in the case of minor rape victim। अब यहीं नहीं रुक रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यूनियन गवर्नमेंट से ये गुहार लगा रहा है, यार तुम सुधार कर दो अबॉर्शन लॉ को, हाँ वहां से इस चीज को हटा दो, टर्मिनेट करो, कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है, ऐसे केसेज में जो माइनर रेप विक्टिम है उनके लिए क्या करो, ये छूट प्रदान करो कि 24 वीक से ज़्यादा भी हो जाए तब भी वो ना चाहें तो अबॉर्शन करा सकती हैं। तो इसके लिए क्या करो, सुधार कानून ही बना दो, ये लफड़ा ही खत्म हो जाए। फिर आगे देखते हैं। द बेंच ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो बेंच जजों का समूह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें कौन थे, सूर्यकांत एंड जस्टिस जयमाल्या बागची, मेड द ऑब्जर्वेशंस while refusing to entertain a petitions against an earlier court decisions allowing a 15-year-old survivor of rape to terminate the pregnancy during the 13 weeks। अब देखो इस लाइन के माध्यम से ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस की जो बेंच है, कोर्ट है, वो क्या कर रही है कि रिफ्यूज कर दिया, इंटरटेन करने से, सुनने से ही मना कर दिया, अगेंस्ट एन अर्लियर कोर्ट डिसीजंस, जो कोर्ट डिसीजन दिया था एक 15 साल की जो बच्ची थी उसके साथ जो रेप हुआ था, और रेप के बाद जो प्रेग्नेंट हुई वो प्रेगनेंसी 30 वीक्स की थी, और 30 वीक्स की थी, तो सुप्रीम जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा कि ठीक है तुम क्या कर सकती हो, अबॉर्शन करा सकती हो। इसके खिलाफ जो पिटीशन गया था कि नहीं उसके लिए स्वास्थ्य, ये तो आप लॉ के खिलाफ जा रहे हैं, लॉ में तो ऐसा है ही नहीं, उसको सुनने से ही खारिज कर दिया था। ये लाइन बोल रहा है। अगले बोल रहा है, इन द ओरिजिनल जजमेंट ऑन द केस विच वॉज ऑन क्यूरेटिव अपील, द जज रिमार्क दैट द राइट ऑफ द माइनर चाइल्ड टू कंटिन्यू अ प्रेगनेंसी दैट इज इलिजिमेट मस्ट बी कंसिडर्ड टू सेफ गार्ड ए वुमेन्स राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। अब इसका हवाला क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इन द ओरिजिनल जजमेंट द केस विच वाज अ क्यूरेटिव अपील, जो कि क्यूरेटिव अपील की गई थी, द जजेस रिमार्क, जजेस ने डिसीजन दिए दैट द राइट टू द माइनर, ये माइनर चाइल्ड का राइट है, टू कंटिन्यू ए प्रेगनेंसी और नॉट प्रेगनेंसी दैट इज इलिजिमेट, अगर वो कंटिन्यू करती है तो ये इलिजिटिमेट है। मतलब कहने का ये है कि अगर जैसे 24 वीक से ऊपर हो गई है प्रेगनेंसी, अगर वो अबॉर्शन कराती है तो ये कानूनी रूप से तो अवैध है, लेकिन ये बोल रहा है कि इसको इस नज़रिए से देखो कि उसका राइट है टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, यानी वो बच्चा पैदा करने के हालात में है या नहीं है,
ये उसको स्वायत्तता दो, छूट दो उसे। आगे की बात कर रहा है, द बेंच ऑफ जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड उज्जल बुआन had noted that the minor had shown a clear and consistent unwillingness to continue the pregnancy. अब ये जो जज हैं, जो जज की बेंच है, बीबी नागरत्ना और उज्जवल बुआन, इन्होंने कहा कि माइनर लगातार ये बार बार कंसिस्टेंट अनविलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब इच्छा जाहिर करना, अनविलिंगनेस का मतलब मना करना किसी चीज को कि मैं प्रेग्नेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, ये बार बार उस लड़की ने मेंशन किया है। इस बात को ये लोग बोल रहे हैं। आगे बात करते हैं आर्टिकल में। क्या कह रहा है कि द कोर्ट कैन नॉट कंपेल एनी वुमेन, बोला है कि कोर्ट किसी भी कंपेल, देखो कंपेल वर्ड आया था अभी देखे थे, द कोर्ट कैन नॉट कंपेल एनी वुमेन, कोर्ट किसी भी वुमेन को बाध्य नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता, मच लेस अ माइनर, यहां तो एक माइनर का सवाल है, टू कंप्लीट हर प्रेगनेंसी इफ सी अदरवाइज डिड नॉट इंटेंडेड टू डू सो, दे सेड, उन्होंने कहा कि किसी कोर्ट किसी भी वुमेन को बाध्य नहीं कर सकता इस केस में, जबकि वो माइनर है, कि वो अपनी प्रेगनेंसी को जारी रखे, ठीक है, या ना रखे, जब वो ऐसा नहीं चाहती। दे ऑल्सो इंडिकेटेड दैट इफ द लीगल रूट्स वर क्लोज्ड वुमेन माइट टेक द डेंजरस पाथ टू क्वैक्स रिस्किंग देयर लाइफ। अब इसके बाद और इस बात को चिन्हित कर रहा है सुप्रीम कोर्ट कि अगर लीगल रूट ही बंद हो जाए कि भाई 24 वीक्स हो गया है, अब तुम आप नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट, या सुनवाई ही नहीं हो सकती, डॉक्टर मना कर दे कि हम एबॉर्शन कर ही नहीं सकते क्योंकि 24 वीक्स का टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है, तो अब इस हालात में वुमेन्स क्या करेंगी? तो बोल रहा है कि इस हालात में और भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वो झोला छाप या ऐसे डॉक्टर के पास चली जाएंगी एबॉर्शन कराने जिनको नॉलेज नहीं है, तो उनकी लाइफ और खतरे में आ जाएगी। हाउएवर, काउंसिल ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस stoutly opposed the termination and the curative petitions, leveraging the same safety consideration. अब देखो आगे की बात यहाँ पे, एक मिनट इसको थोड़ा जूम कर लेते। बोला है कि ऑल इंडिया एम्स के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने इसके अपोज किया कि एंड द क्यूरेटिव पिटिशंस लिवरेजिंग द सेम सेफ्टी कंसिडरेशन, सेफ्टी कंसिडरेशंस का हवाला देते हुए उन्होंने इस बात को मानने से खारिज कर दिया कि नहीं, ये उस लड़की के लिए सही नहीं है, इसका अपोज किया उन लोगों ने। टर्मिनेटिंग द प्रेगनेंसी एट द एडवांस्ड स्टेज 30 वीक्स वुड बी इनिमिकल टू द हेल्थ ऑफ द टीनएजर मदर। बोल रहा है कि अब टर्मिनेटिंग द प्रेगनेंसी को खारिज करना यानी अबॉर्शन कराना इस स्टेज में जहाँ की 30 वीक्स हो चुके हैं, प्रेग्नेंट हुए, वो इनिमिकल यानी खतरनाक सिद्ध हो सकता है उस लड़की के लिए, यानी उस टीनेजर मदर के लिए। करेंटली इंडियन लॉज अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अभी का जो लॉ है वो बोलता है कि 24 वीक्स तक गेस्टेशन यानी गर्भावस्था की जो पीरियड है, अगर उस समय तक कोई अबॉर्शन कराना चाहता है तो करा सकता है, उसके बाद नहीं। द इंटायर आर्गूमेंट हिंजेज ऑन, देखो ये अच्छा वर्ड है, हिंज के साथ ऑन आता है, यानी डिपेंड ऑन, हिंजेज ऑन का मतलब डिपेंड ऑन गेस्टेशनल एज। ये पूरा जो आर्गूमेंट है इस बेस पे डिपेंड कर रहा है कि गेस्टेशनल एज विच एज इंडिकेटर्स ऑफ हाउ फॉर ए लॉन्ग द प्रेगनेंसी इज क्रूशियल टू डिसाइडिंग वेदर एन अबॉर्शन वुड बी सेफ। तो ये पूरी बात इसी पे है कि कितने दिन तक की प्रेगनेंसी सेफ है, कितने दिन तक की प्रेगनेंसी के बाद अगर हम एबॉर्शन कराते हैं तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये पूरा बात बोल रहा है। मोस्ट कंट्रीज दैट हैव लीगलाइज्ड अबॉर्शन रेस्ट्रिक्ट द पीरियड ऑफ सेफ एबॉर्शंस 24 वीक्स। ज़्यादातर कंट्री में गेस्टेशंस प्राइमली बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ द लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द मदर आफ्टर दैट। बोले ज़्यादातर कंट्री में 24 वीक्स का ही गेस्टेशन पीरियड रखा गया है, क्योंकि इसके बाद अगर हम कराते हैं तो उसकी माँ की लाइफ के लिए और उसकी बच्चे की लाइफ के लिए भी सही नहीं है। बट सेंट्रल टू लीगल अबॉर्शन इज मेडिकल असेसमेंट ऑफ रिस्क। अब बोल रहा है कि सेंट्रल टू लीगल अबॉर्शन, अब लीगल अबॉर्शन मतलब डॉक्टर मना कर रहे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोला करा लो, तो ये क्या हो सकता है कि ये रिस्क खतरा भरा हो सकता है। विल ए चाइल्ड और हर पेरेंट्स अलोन विथ ले नॉलेज, अब देखो ले मैन
ले का मतलब होता है, लेमैन की भाषा बोलते हैं ना कि हल्का ज्ञान है, सतही ज्ञान है। विल अ चाइल्ड और हर पेरेंट अलोन विथ अ ले नॉलेज बी एबल टू मेक अ स्टडीड असेसमेंट ऑफ सच रिस्क? बोल रहा है कि क्या एक बच्ची या उसके माता पिता भी एक सतही ज्ञान के साथ ये डिसीजन लेने में सक्षम है कि उनके लिए क्या सही है, एबॉर्शन कराना सही है या गलत है? ये कैसे जान पाएंगे? उनको तो ज्ञान ही नहीं कि इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, उस बच्ची के शरीर पे क्या रिस्क आ सकता है, उसके माँ जो बच्चे को पैदा करेगी उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या वो डिसीजन लेने में सक्षम है? नहीं है। वाइल द माइनर एक्सप्रेस हर डिजायर टू बी रीड ऑफ फोर्स्ड प्रेगनेंसी, मतलब इस दौरान बोल रहा है कि माइनर तो जाहिर कर रही है इच्छा कि वो इस चीज से रीड ऑफ, छुटकारा पाए कि फोर्स्ड प्रेगनेंसी जो थोपी गई प्रेगनेंसी है, यानी वो तो नहीं चाहती थी, उसका तो रेप हुआ है, ठीक है, थोपी गई जो प्रेगनेंसी है। इट इज द रोल ऑफ हर पेरेंट्स एंड द सिस्टम, तो वो सिस्टम का यूज हुआ है, टू प्रोवाइड हर विथ अ सेफ ऑप्शन। ये यहाँ पे रोल आ जाता है पेरेंट्स का और उस सिस्टम का कि उसको एक सेफ ऑप्शन प्रोवाइड करे विद इन द परमिसेबल पीरियड, ठीक है। मेकिंग एन यूनिफॉर्म्ड डिसीजंस एट द स्टेज वुड बी counterproductive if it compromises her health or life while allowing her right to autonomy। बोल रहा है कि एट दिस स्टेज, इस स्टेज में मेकिंग एन यूनिफॉर्म डिसीजंस, ठीक है, इसका मूल्यांकन होना चाहिए और एक सर्वसम्मति से डिसीजन पे निकालना चाहिए सेफ ऑप्शंस के साथ, ठीक है, जो कि इट कॉम्प्रोमाइजेज हर हेल्थ, जो कि उसके हेल्थ को ना कॉम्प्रोमाइज करे, उसकी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज ना करे, वाइल अलाउइंग द राइट टू बॉडली ऑटोनॉमी, जब हम ये अलाउ कर रहे हैं कि हाँ तुम्हें स्वतंत्रता है अपने शरीर पे कि तुम बच्चा पैदा करना चाहती हो या नहीं चाहती हो। यानी लास्ट की लाइन ये बोल रहा है कि जब हम ये राइट दे रहे हैं उसके साथ साथ हमें ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसका परिणाम क्या निकलेगा, उसकी लाइफ कैसी होगी, उसकी कहीं उसके जीवन पे तो खतरा नहीं है। तो सर्वसहमति के साथ इन सब मुद्दों पे हमें सोचना चाहिए जब हम उसको ये अधिकार दे रहे हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था। आशा करता हूँ कि ये पूरी आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल के क्वेश्चंस की तरफ, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइज द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है प्रेजेंटेड इन द एडिटोरियल। तो बोल रहा है कि सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस पूरे एडिटोरियल में। तो जब एडिटोरियल आपने पढ़ा, द लीगल स्ट्रगल बिटवीन पेरेंट्स राइट्स एंड द राइट्स ऑफ माइनर, क्या ये स्ट्रगल है पेरेंट्स के बीच में स्ट्रगल चल रहा है क्या? नहीं। द टेंशन बिटवीन जुडिशियल रिकॉग्निशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एंड द क्लिनिकल रियलिटीज ऑफ मेडिकल सेफ्टी, बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसका सेंट्रल जो समरी देखोगे इस पूरे आर्टिकल का यही है कि जुडिशियल रिकॉग्निशन ये बोला है कि रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी होना चाहिए, उसको ये डिसीजन लेने दो कि उसको बच्चा पैदा करना है नहीं। जबकि एम्स के डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो डिसीजन कैसे ले सकती है कि जब वो अपने जीवन के बारे में जानती ही नहीं, अवेयर ही नहीं, उसको नॉलेज ही नहीं, उसके साथ क्या खतरा हो सकता है। तो यही तो डिलेमा है इस पूरे आर्टिकल का। तो ये सबसे यही आंसर सुटेबल है। द फेल्योर ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर अमेंड, ये गलत है। द इथिकल कॉन्फ्लिक्ट, ये नहीं है। तो यही सबसे बेस्ट इसका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ऑथर इम्प्लाई बाय द फ्रेज विथ फ्रीडम कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज। तो बोल रहा है कि स्वतंत्रता जो है ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, इसको समझाओ, इस पैसेज में कैसे समझाया। व्हेन वुमेन शुड बी हेल्ड लीगली रीजनेबल फॉर द आउटकम ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव चॉइसेस। बोल रहा है कि वुमेन को ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी रिप्रोडक्टिव चॉइसेस यानी बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने खुद से ले सकें। दूसरा देखो ऑप्शन, रिप्रोडक्टिव राइट्स मस्ट बी बैलेंस्ड विद द क्लिनिकल अवेयरनेस ऑफ द, देखो कितना बढ़िया। अब क्वेश्चंस को पढ़ते ही हमें आंसर लिखना है, तो ये इतना पॉजिटिव आंसर लिखा है, रिप्रोडक्टिव राइट मस्ट बी बैलेंस, रिप्रोडक्टिव राइट्स को बैलेंस करना चाहिए। राइट्स तो दो कि बच्चा करना है, क्लिनिकल अवेयरनेस के साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड रिस्ट्रिक्ट द अबॉर्शन, नहीं। माइनर शुड नॉट हैव द सेम रिप्रोडक्टिव फ्रीडम एज एडल्ट, तो ये ऐसी कोई बात नहीं कही गई इस आर्टिकल में। बेस्ड ऑन द एडिटोरियल विच स्टेटमेंट करेक्टली आइडेंटिफाइज द स्टांस ऑफ एम्स काउंसिल्स। तो एम्स काउंसिल्स जो डॉक्टर थे उनका स्टांस क्या था इस मुद्दे पे। दे सपोर्ट द कोर्ट डिसीजन, नहीं, वो तो विरोध किए थे।
द रिमेंड न्यूट्रल, न्यूट्रल भी नहीं थे। दे अपोज द टर्मिनेशन, वो इस चीज का विरोध किए थे बिकॉज द सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क, उसके ऊपर हेल्थ रिस्क आ सकता है। पोज टू माइनर 30 वीक्स गेस्टेशन, तो ये आंसर सही है। अगला चौथा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ड्रॉन अबाउट द रोल ऑफ सिस्टम, सिस्टम का क्या रोल होना चाहिए इन सारे मुद्दों पे। तो जो लास्ट में बताया था सिस्टम का रोल लास्ट लाइन में, तो वो देख कि सिस्टम कैसा होना चाहिए। द सिस्टम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल इंश्योरिंग द एबॉर्शन इज अवेलेबल टू ऑल, तो एबॉर्शन राइट सबको दे देना चाहिए, नहीं। द सिस्टम इज कंजक्शन विथ पेरेंट्स इज टास्क फैसिलिटिंग द सेफ रिप्रोडक्टिव चॉइसेस विथ मेडिकल साउंड टाइमलाइन, तो सिस्टम का ये भूमिका होना चाहिए, सरकार की ये भूमिका होनी चाहिए इन कंजक्शन विथ पेरेंट्स, पेरेंट्स को भी ध्यान में रखे और उनके सेफ गार्ड को भी ध्यान में रखे, ये सही है आंसर। द सिस्टम इज करंटली वर्किंग रिप्लेसिंग द मेडिकल डॉक्टर्स, नहीं। द सिस्टम फेल टू रिप्रोटेक्ट, नहीं। तो ये हमारा बी आंसर सही होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करो 5 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इसका आंसर कमेंट में देना है। व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट अप्रोच टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, तो प्राइमरी कंसर्न क्या है इसका रिगार्डिंग द सुप्रीम कोर्ट अप्रोच, सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच में, दैट इज टू रिस्ट्रिक्टिव टुवर्ड द माइनर, नहीं भाई। दैट इज फेल्स टू कंसिडर द ट्रॉमा ऑफ रेप विक्टिम, ना। दैट इज इनएडवर्टेंटली बाईपास, अब देखो सुप्रीम कोर्ट जो स्टांस था, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में ही जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, बाईपास कर रहा था क्लिनिकल रिव्यूज को इन फेवर ऑफ लीगल असर्शन, कि जो अपना कानूनी असर्शन है, दावे हैं, उनको लागू कराने के चक्कर में वो बाईपास किसको कर रहा है, क्लिनिकल रिव्यूज को ही, तो ये आंसर सही है। आगे, दैट इज फोकस टू मच ऑन द एम्स काउंसिल ऑप्शंस, नहीं, तो ये आंसर सही है। तो ये थे हमारा आज का डिस्कशन, कैसा लगा आप सभी को कमेंट में जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्या इस सेशन को आगे जारी रखा जाए या नहीं रखा जाए, इसका भी आपका सुझाव देना है नीचे कमेंट में। तो कैसा लगा आपका सेशन, आपको ये सेशन आप जरूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और एडिटोरियल के साथ, धन्यवाद।